प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। उन्होंने अपने संबोधन में पड़ोसी राष्ट्रों के सभी मुद्दों को उठाया और साथ साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर रोकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने SCO यूरेशिया की शांति समृद्धि विकास के लिए प्रमुख मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यूरेशिया के साथ भारत के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंध हमारी साझा विरासत का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने कहा, SCO के अध्यक्ष के रूप में भारत ने बहुमुखी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के असली चेहरे को दुनिया भर के तमाम बड़े नेताओं के सामने बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा, आतंकवाद किसी भी रूप में क्यों न हो, हमें उसके खिलाफ मिलकर लड़ाई करनी होगी। पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजते रहा है। ये जरूरी है कि अफगानिस्तान की जमीन पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने का या कट्टर विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग न की जाए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। SCO को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें SCO के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसीज, अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं SCO के अधिकांश देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। खास बात है कि इस वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहनवाज शरीफ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित SCO देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। यहां भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया और तमाम मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। बता दें कि इस खास कार्यक्रम में PM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इनॉग्रेशन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पूरे आयोजन में श्री सत्य साईं की प्रेरणा और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। PM ने कहा कि इस कन्वेंशन सेंटर में सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान इकट्ठा होंगे। मुझे खुशी है कि इस पवित्र अवसर पर
श्री सत्य साईं बाबा के मिशन का विस्तार हो रहा है। श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी हैं और अभी आपकी इस छोटी सी फिल्म में भी उसकी झलक देखने को मिली। इस सेंटर में आध्यात्मता की अनुभूति हो और आधुनिकता की आभा भी हो। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उद्घाटन समारोह में लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान कई बातें साझा करते हुए पीएम नजर आए। हरियाणा कैबिनेट का आयोजन किया गया। यह बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। वहीं इस बैठक में मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इस दौरान विधवाओं की पेंशन को लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। एजेंडा पुलिस की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 3 तरह के प्राइज, वैसे तो पहले से उसकी घोषणा की जा चुकी है, लेकिन विधिवत कैबिनेट में आज उसका फैसला किया है कि 3 तरह के जो प्राइज है, एक तो वीरता पदक और एक उत्कृष्ट अन्वेषण पदक, उत्तम सेवा पदक, और जिसको मुख्यमंत्री की ओर से वीरता पदक, गृह मंत्री की ओर से उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी साहब की ओर से उत्तम सेवा पदक। ये सब पदक 1 से 10 संख्या इनकी रहेगी। दूसरा जो निर्णय है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो नई बनी है हरियाणा की, उनके चुनाव के नाते से आवश्यक था कि उनके जो रूल्स हैं वो बनाए जाए। तो आज जो रूल्स, उनके नियम हैं, उनको पास कर दिया है, उनको अधिनियमित किया गया है। हरियाणा उद्यम रोजगार नीति 2020 के तहत जो अधिसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में हमने उनको 25 लाख रुपए तक की माल ढुलाई की सब्सिडी, ये भी खास करके जो निर्यात करते हैं एक्सपोर्ट में सब्सिडी दी है उनको, फ्रेट सब्सिडी। अपने बिल को इकट्ठा करने के लिए खास करके रूरल एरिया में, जैसे पानी का बिल है अथवा कोई कनेक्शन सीवरेज का बिल है, जो भी चार्जेस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनके रहेंगे, उसको इकट्ठा करने के लिए जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक प्रकार से काम उनसे लेकर के जो निश्चित उनकी राशि लेकर उनको दी जाएगी, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक उनको हर बिल का ये उनको पैसा रियम्बर्स किया जाएगा। हमारी जो पेंशन है, खास करके बहनें जो विधवा हो गई, विधवा पेंशन, इसमें 2 बदलाव किए हैं। ओल्ड एज पेंशन में पहले हो चुका है, लेकिन इसमें नहीं हुआ था। एक तो उनकी परिवार, उनकी अपनी इनकम, जैसे 2 लाख से 3 लाख हमने वृद्धावस्था पेंशन में उसकी लिमिट की थी। ये पहले 2 लाख थी, वो 3 लाख तक भी उनको मिलेगी। ऐसे ही इनके लिए भी अब ये 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई है। और दूसरा एक निर्णय है कि पहले विधवा पेंशन जो मिलती थी उसको आखिर तक विधवा ही नाम कहते थे, विधवा पेंशन ही कहते थे। अब 60 साल की आयु तक तो उसका नाम विधवा पेंशन ही रहेगा। जैसे वो 60 से ऊपर हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली उनका नाम ओल्ड एज पेंशन में चला जाएगा। माइक्रो और स्मॉल जो हमारे एंटरप्राइज है, एमएसएमई में ये देखा गया है कि बहुत से इनके झगड़े, आपस में विवाद जो होते हैं परस्पर लेन देन के, और उसमें विशेष तौर पर जो एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहीं ना कहीं दबे रहते हैं। उनके झगड़ों में उनको मिलता नहीं है, न्याय नहीं मिलता, बड़े लोगों के साथ उनको जूझना पड़ता है। उसके लिए काउंसिल बनाई गई है। इन झगड़ों को स्पीडीली हल करने के लिए ये जो काउंसिल होगी, डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेशन काउंसिल, हर जिले में ये बनेगी। पंचायती राज के अंतर्गत एक उनके नियमों में संशोधन किया है, और उस संशोधन के हिसाब से, हालांकि एक्ट में तो पहले भी लिखा हुआ है लेकिन नियमों में कहीं नहीं लिखा था, वो नियमों में डाल दिया है कि जो कोई काम पंचायती राज की सूची में होते हैं, 28 प्रकार के अलग प्रकार के काम होते हैं, उनको एक्ट के हिसाब से उनको अधिकार भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी होती है।
पैसा भी सेंटर से भी आता है, स्टेट से हम भी देते हैं, कुछ अपनी इनकम होती है। लेकिन वो अभी तक ये था कि जो हमारे पास यहाँ काम आ जाते हैं, कोई भी नागरिक हमको पहुँचाता है तो हम उनको पहले भेज देते थे, उनकी डिस्क्रिप्शन है कि उस काम को करें या न करें। अब जो काम हमारे यहाँ से भी जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट से, वो उनको करने होंगे जो उनके दायरे में काम आते हैं। कुछ जातियाँ हैं, नाम बोल रहा हूँ, 7 कास्ट हैं, अहेरिया, अहेरी, हेरी, हारी, तुरी, थोरी और राय सिख कम्युनिटीज़। ये सब केंद्रीय नोटिफिकेशन में इन सबको एससी में जोड़ दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ इसको चेंज नहीं किया। पहले ये BCA में थी, तो यहाँ BCA में भी चल रही थी और SC में भी चल रही थी। और वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इनको SC के बजाय अभी भी हम BCA का सर्टिफिकेट देते थे। तो जब ये बात ध्यान में आई तो अब उन 7 जातियों को SC में है तो SC का ही सर्टिफिकेट जाएगा, BCA का अब नहीं जाएगा, जबकि उनकी डिमांड थी कि हमको जब हम SC में आ गए तो BCA का सर्टिफिकेट क्यों मिलता है। बता दें कि इस बैठक में पुलिस पदक घोषणा, माल ढुलाई में सब्सिडी, विधवा पेंशन समेत करीब 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। बेरोजगारी और नौकरियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता गठबंधन सरकार पर काफी हावी नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में आज रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। 2024 को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। हरियाणा में भी लगातार पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को 3 तरफ से घेरा। चंडीगढ़ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तीनों नेताओं ने गठबंधन सरकार पर एक के बाद एक कई दागे। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में नाम की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। हरियाणा तो मानो स्टैंड स्टिल पर आ गया है। नाम की सरकार, युवा बेरोजगार। आज के दिन हमें दुख लगता है कि जहां देश को आगे बढ़ना चाहिए था, जिस प्रकार से कहा जाता था, और ये भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देने में माहिर है, डबल इंजन सरकार, फलानी सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने CET के मुद्दे पर बीजेपी जेजेपी सरकार को जमकर घेरा। CET को कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बताते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर रही है। हरियाणा में बेरोजगारी का सबसे बड़े नासूर का सबूत और उसकी दर्दनाक कहानी कहने वाले वो 11,22,000 नौजवान हैं जिन्होंने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया। साल 2019 से ही CET के नाम पर हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि खट्टर और दुष्यंत जी की सरकार मिलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर रही है तो शायद ये सच होगा। तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की गठबंधन सरकार कच्ची नौकरियों के जरिए युवाओं को जुमला देने का काम कर रही है। आपको याद होगा कि जब ये डबल इंजन सरकार 2 बारी बनी है, वायदा किया गया था कि 2.5 करोड़ नौकरियां हर साल जो हैं नौजवानों को दी जाएंगी। अब 2.5 करोड़ की तो बात छोड़िए, यहां तो 2 लाख नौकरियां जो लंबित पड़ी हैं 2019 से, उन नौकरियों को आज तक नहीं भरा गया है। पक्की नौकरी जो लंबित है वो तो दी नहीं है। कौशल रोजगार योजना जो है वो शुरू करी है, जो खुद जो है स्वयं विधानसभा के अंदर जब ये प्रश्न मैंने उठाया उसमें कहा गया कि ये तो कच्ची नौकरी है। रणदीप सुरजेवाला ने जहां CET पर सवाल खड़े करे, वहीं किरण चौधरी ने सरकार में पक्की नौकरियां खत्म करने का आरोप लगाया। इसके अलावा कुमारी शैलजा ने यहां तक कह डाला, हरियाणा में सिर्फ नाम की सरकार रह गई है।
मानसून के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में जो है अच्छी खासी बरसात देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों को जो है गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम जो है लगातार सुहाना बना हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से मौसम कई दिनों से लगातार सुहाना बना हुआ है। वहीं अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में और भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में 6 जुलाई और 8 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा मानसून एक्टिव है और आने वाले दिनों में उमस भी होगी और उसके साथ तेज बारिश भी होगी। खासकर पंजाब के जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पर तेज बारिश अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ हरियाणा के भी जो पहाड़ों से सटे बॉर्डर एरिया है वहां पर तेज बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की संभावना के चलते लोगों से अपील की गई है कि वो घरों से तभी बाहर निकले जब बेहद जरूरी हो। हालांकि इस मानसून में जो है प्रदेश के कुछ हिस्सों में जहां अच्छी खासी बरसात देखने को मिली है, वहीं दूसरी ओर जो है पहले के मुकाबले जो है मानसून की बारिश जो है कम रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगर जो है मौसम विभाग की माने तो 8 जुलाई तक जो है पूरे प्रदेश में अच्छी खासी बरसात जो है देखने को मिल सकती है। गुरुग्राम में हर बरसात से पहले तमाम अधिकारी दावे और वादे करते हैं कि इस बार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होगा, लेकिन तस्वीरें उसके विपरीत नजर आ रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूं नरसिंहपुर के फुट ओवर ब्रिज पे, जहां आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। दिल्ली जयपुर हाईवे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सर्विस लेन के साथ साथ मेन हाईवे के ऊपर भी भारी जलभराव हुआ है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी एक बाइक जो है पानी के अंदर चली गई। बाइक सवार उसको बड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकालने के प्रयास कर रहे हैं और साथ में एक जो छोटा टेम्पो है वो भी इस पानी के अंदर रुक गया और जो चालक है वो गनीमत रही कि वो बड़ी मुश्किल के बाद यहां से बाहर निकल गया। और जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं वहां तक इस तरीके के जो हालात हैं वो बने पड़े हैं। और दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि दिल्ली से जयपुर की तरफ जो वाहन आ रहे हैं। तो दिल्ली जयपुर हाईवे पे एक बार फिर करीबन 4 से 5 किलोमीटर जो लंबा जाम है वो देखा जा सकता है। तमाम जो वाहन है जो फराटे भरते थे कहीं ना कहीं वो रेंगते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सर्विस लेन की बात करूं तो जो जलभराव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बार जिला उपायुक्त ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक के अंदर 16 जो अधिकारी हैं वो नियुक्त किए थे कि गुरुग्राम के किसी भी सड़क पर जलभराव नहीं होगा, यदि होता है तो उनकी जवाबदेही होगी। लेकिन एक बार फिर जिला प्रशासन कटघरे में खड़ा हो रहा है कि एक बरसात हुई और उस बरसात के बाद एक बार तस्वीरें उसी तरीके को देखने को मिल रही है। जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं वहां तक जो जलभराव है तो वो उसके साथ साथ जो जाम है वो देखा जा सकता है। लगातार जो वाहन फराटे भरते थे वो अब रेंगते नजर आ रहे हैं। आखिरकार अब इस बर जो जलभराव हुआ है और जो लंबा जाम लगा है, क्या उन 16 नोडल अफसरों के ऊपर गाज गिरेगी या एक बार फिर जिला प्रशासन पल्ला झाड़ता नजर आएगा? गुरुग्राम से संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। महाराष्ट्र के धुले में एक भयानक सड़क हादसा हो गया जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने पहले कार को टक्कर मारी और उसके बाद सड़क किनारे स्थित एक होटल में घुस गया। ट्रक ने होटल में बैठे कई लोगों को कुचल दिया। महाराष्ट्र के धुले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। मुंबई आगरा राजमार्ग पर एक ट्रक ब्रेक फेल होने की वजह से होटल में घुस गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 28 लोग घायल हुए हैं। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में सब कुछ शांत होता है, लेकिन तभी अचानक कहीं से तेज रफ्तार से एक ट्रक आता है। सबसे पहले वह ट्रक एक सफेद रंग की कार को टक्कर मारता है। इसके बाद वह ट्रक मुड़ जाता है और सड़क किनारे एक होटल में घुस जाता है। आफत बनकर होटल में घुसे ट्रक ने वहां बैठे कई लोगों को कुचल दिया है। यह हादसा मुंबई आगरा राजमार्ग पर शिरपुर तालुका के पलासनेर गांव के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके चलते ट्रक पर चालक का कंट्रोल नहीं रहा। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों में एक दूसरा बड़ा सड़क हादसा है। इससे पहले 1 जुलाई को बस में आग लगने से 25 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। यह बस नागपुर से पुणे जा रही थी। बस खंबे से टकराकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई, जिससे उसमें आग लग गई थी। बस में 33 लोग सवार थे। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल थे। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 3 दिन में ये दूसरा बड़ा हादसा हुआ है। 1 जुलाई को भी एक बस में जिंदा जलने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर 10 लोगों की मौत ने लोगों को
हिलाकर रख दिया है। झांसी के सीपरी बाजार में लगी आग ने जमकर तांडव मचाया। आग में जलने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दमकल की 50 गाड़ियों को करीब 10 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। झांसी के सीपरी बाजार में सोमवार शाम 2 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग ने 4 लोगों की जान ले ली। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर रजनी राजपूत समेत 4 लोग इस आग में जिंदा जल गए। कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला। 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 10 घंटे बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। आए थे पहले 7 लोगों को हम लोग रेस्क्यू किए गए थे। उसमें एक महिला का मृत्यु इलाज के दौरान डिस्कस हो गई थी। उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे 3 और डेड बॉडी हम लोग निकलवा चुके हैं। तो टोटल अभी तक का संख्या है टोटल 4 है। जो पहले मृत्यु हो चुके हैं उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी को हम लोग परिजन को सुपुर्द कर दिया गया है। बता दें कि झांसी का सीपरी बाजार सोमवार को बंद रहता है, लेकिन शहर के नामी इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम वीआर ट्रेडर्स और वैल्यू प्लस खुले हुए थे। वैल्यू प्लस की बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस भी खुला हुआ था। जब आग लगी उस वक्त दोनों बिल्डिंग में करीब 40 लोग काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत वीआर ट्रेडर्स से हुई थी। सूचना मिलने के बाद जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तब तक वैल्यू प्लस शोरूम में भी आग लग चुकी थी। 15 मिनट में आग ने दोनों शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। यही नहीं, सड़क पर करीब 25 फीट दूर सामने वाली दुकानों के बिजली के मीटर तक पिघल गए। आग बुझाने के लिए झांसी के अलावा राज्य के अन्य जिलों और मध्य प्रदेश से भी दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। करीब 50 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। हैरानी की बात तो ये है कि शुरुआत में आई दमकल की गाड़ियों के पास उपकरण भी नहीं थे। दमकल कर्मियों ने जुगाड़ से लोहे के पाइप से ठोकर मारकर पीछे की दीवार को तोड़ा। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। डीएम रविंद्र कुमार ने इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए। मजिस्ट्रेट जांच में आग लगने के कारणों से लेकर बुझाने के इंतजाम समेत सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई। हैरानी की बात है कि शुरुआत में मौके पर पहुंची दमकल की टीम के पास उपकरण तक नहीं थे। दमकल कर्मियों को जुगाड़ के सहारे बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना पड़ा। वहीं इस हादसे की गंभीरता को समझते हुए झांसी के डीएम रविंद्र कुमार ने इस अग्निकांड की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर को अगले साल ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सकता है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि ब्रिटिश पासपोर्ट मिलने के बाद वे आईपीएल भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये पासपोर्ट उनके आईपीएल खेलने के रास्ते को खोल देगा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अगले साल ब्रिटिश पासपोर्ट बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने साल 2016 में ब्रिटिश नागरिक नरजीस खान से शादी की थी और अब वो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट प्राप्त करने से केवल 1 साल दूर हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में भाग लेने की अनुमति नहीं है। हालांकि ब्रिटिश पासपोर्ट आमिर के पास आने के बाद उनके लिए आईपीएल खेलने के रास्ते खुल सकते हैं। वहीं आईपीएल में खेलने को लेकर आमिर ने कहा कि आईपीएल अभी काफी समय बचा है। इसका फैसला समय आने पर ही होगा कि वो आईपीएल में खेलेंगे या फिर नहीं। आमिर ने ये भी कहा कि आईपीएल के लिए उस टाइम पता नहीं क्या परिस्थिति रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। साल भर बाद होने वाले टूर्नामेंट के लिए अभी से ये नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरे हाथ में पासपोर्ट आएगा उस समय मेरे पास जो भी बेस्ट अवसर होंगे मैं उसके साथ जाऊंगा। बता दें कि सन 2008 में पहली बार आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेले थे, लेकिन इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध खराब हुए और आईपीएल से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का खेलना बैन कर दिया गया था।